इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच जंग में रूस और चीन क्यों कर रहे हैं मध्यस्थता? पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। एक राष्ट्र के मसले पर चीन और रूस का फिलिस्तीनियों को समर्थन रहा है, लेकिन हाल में चीन और रूस ने नई और असामान्य भूमिकाएं निभाना शुरू की हैं। गजा में एक साल से जारी जंग के बाद इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच संघर्ष में दोनों देशों ने मध्यस्थों की भूमिकाएं निभाई हैं। जुलाई में हमास, फतह और दूसरे दर्जनों फलस्तीनी धड़ों ने चीन की राजधानी बीजिंग में एक अस्थायी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत युद्ध खत्म होने के बाद गजा को चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। ये सभी समूह फरवरी में मॉस्को में भी मिले थे, जहां पर उन्होंने ऐसे ही समझौते की मांग की थी। चीन और रूस के इस क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी ईरान, सीरिया और तुर्की के साथ संबंध हैं। अपने दूर प्रतिद्वंद्वी अमेरिका की तुलना में बीजिंग या मॉस्को हमास को आतंकी संगठन नहीं मानता है और उनको बातचीत के लिए आमंत्रित करने में उन्हें कोई समस्या नहीं है। हालांकि ये सवाल बरकरार है कि चीन और रूस इस तरह के दखल से आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं। इसके खासतौर से दो उद्देश्य नजर आते हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को हासिल करना और दुनिया में अमेरिका और पश्चिमी देशों को रोकना। योजक चिन्ह 1 अक्टूबर 2024 को चीन के गठन के 75 साल पूरे होने पर एक समारोह के दौरान चीन के पूर्व नेता माओ की तस्वीर। साल 1949 में जब से आधुनिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन हुआ है, तब से एशिया का ये विशाल देश फलस्तीनी मुद्दों से हमेशा से हमदर्दी रखता रहा है। इसके संस्थापक माओ त्से तुंग इसराइल को उसी तरह से देखते थे जिस तरह से वो ताइवान को देखते थे। वो इसे पश्चिमी साम्राज्यवाद के प्रतीक के तौर पर देखते थे और मानते थे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के संभावित आलोचकों को काबू में रखने के लिए वॉशिंगटन ने ये लागू किया है। चैथम हाउस में रिसर्चर अहमद अबुदूह बीबीसी मुंडो से कहते हैं कि यह नए चीन का पश्चिमी और साम्राज्यवादी विरोधी नैरेटिव है, जो कि फलस्तीन की पीड़ा में खुद के अनुभव को देखता है। हालांकि ये समर्थन सिर्फ बयानबाजी तक ही नहीं रुका है। माओ जब फलस्तीन की मुक्ति का समर्थन करते थे, तब उन्होंने फलस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (PLO) को हथियार भेजे थे और उसकी सोच पर उनका गहरा प्रभाव था। रूस का फलस्तीनियों के साथ संबंध अलग तरह से शुरू हुआ। 1948 में जब इसराइल ने स्वतंत्रता की घोषणा की, तो जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में सोवियत संघ उन शुरुआती देशों में था जिसने उसे मान्यता दी थी। हालांकि इसराइल एक समाजवादी देश के तौर पर नहीं विकसित हो सका और 50 के दशक के मध्य में पूर्व सोवियत नेता निकिता खुश्चेव ने अरब राष्ट्रवाद के साथ जुड़ाव रखा। प्रोफेसर काट्स कहते हैं, फलस्तीन का मुद्दा मॉस्को के लिए बहुत उपयोगी रहा है क्योंकि अमेरिका इसराइल का समर्थन करता था। तथ्य ये है कि सोवियत ने फलस्तीनियों का समर्थन किया, जिसने उन्हें अरब देशों में बहुत चर्चित कर दिया। लेकिन फलस्तीनियों का मुद्दा जहां कई अरब लोगों के लिए सिद्धांत का मामला है, वहीं मॉस्को के लिए ये सिर्फ सुविधा का मामला रहा है। सोवियत संघ के ढहने के बाद रूस के इसराइल को लेकर विरोध के सुर नरम पड़े और देश छोड़ने वाले रूस के यहूदी लोगों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। साल 2000 में व्लादिमीर पुतिन जब रूस के राष्ट्रपति बने, तब तक 10 लाख से अधिक इसराइलियों का सोवियत विरासत से जुड़ाव रहा था और उनमें से अधिकतर रूसी बोलते थे। उसके बाद से क्रेमलिन ने इसराइल और फलस्तीनियों के लिए समर्थन के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की है, लेकिन हाल ही में इस्राएली सरकार के साथ उसके संबंध ठंडे पड़े हैं। बीते साल 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद ये और ठंडे पड़े हैं। हमास ने इसराइल पर हमला किया था, जिसमें 1200 लोगों की मौत हुई थी और 251 लोगों को अगवा करके इसराइल ले जाया गया था। चीन दुनिया में तेल का सबसे बड़ा आयातक देश बन चुका है। चीन का आधे से अधिक तेल मध्य पूर्व और फारस की खाड़ी से आता है। क्या इसका अर्थ ये लगाया जाए कि इसराइल फलस्तीन के बीच मध्यस्थता के प्रयास चीन के आर्थिक हितों से जुड़े हैं? चैथम हाउस के एसोसिएट फेलो अहमद अबुदूह इससे इनकार करते हैं। वे कहते हैं, कई अरब देशों